हेलो बच्चों, वेलकम टू विज्ञान द पाथ ऑफ सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस बनी होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी होंगे। तो कोशिश करूँगा मैं उस टॉपिक में कुछ और क्लैरिटी लाने की, जिससे आपके टॉपिक्स को और आसानी से आपको समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले टॉपिक के लिए हम आज पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए आज हम सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स होता क्या है? जैसे आप 9th क्लास में आपने एंट्री किया है, क्लास 8 में जब आपने पढ़ाई की, तो जब आप क्लास 8 में आपने पढ़ाई किया तो आपने एक यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाई किया। वहां ना तो फिजिक्स था, ना ही केमिस्ट्री था, ना ही बायोलॉजी था। तो एक यूनिफॉर्म रेट में लोगों को साइंस पढ़ाया जाता है। लेकिन आप जैसे ही 9th क्लास में एंट्री करते हैं तो वहां पर टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई पर्सन आए हैं और आने के बाद एक फिजिक्स की बुक है आपके पास, और वो आपके बुक को देखने के बाद वो कह रहे हैं कि बेटा फिजिक्स होता क्या है। तो अगर आपके पास उस वर्ड का डेफिनेशन नहीं होगा, फिर वो आपके पास कोई भी नॉलेज हो, कोई भी क्राइटेरिया, कुछ भी आपको आता हो, वो सामने में यही प्रिटेंड करेंगे ना, आप तो किसी काम के लायक नहीं हो, क्योंकि आपको उस बुक का मतलब ही नहीं पता। फिर आप टॉपिक कैसे जानते हो? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर में होने वाली हर घटना, नेचुरल फिनोमेना जिसका स्टडी करेंगे, हम उसे फिजिक्स के टर्म में डालेंगे। लेकिन एक चीज को हम छोड़ देंगे जिसे हम कहेंगे लिविंग थिंग्स, क्योंकि लिविंग थिंग्स की बात हम बायोलॉजी में करते हैं। तो हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about natural phenomena। पर छोड़ किसको देंगे? लिविंग थिंग्स को। क्योंकि यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट 10 किलो का है और एक छोटे बच्चे का वजन भी अगर 10 केजी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट है। हम दोनों को बाइफर्केट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। इसीलिए दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है? बॉडी है। तो यहां पर लाइफ की बात ही नहीं है, लाइफ की बात ही नहीं है। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जिंदा नहीं है। अगर एक बॉडी के अंदर ब्लड का भी फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हम ये किसी भी लाइफ या लिविंग चीजों की बात में नहीं करते हैं। तो हम यहां पर समझेंगे कि ये फिजिक्स तो नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, आई होप आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं इससे एक टर्म आगे, जिसके लिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। उस टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बेस है, इसके बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या डालेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है? तो देखिए, हर एक चीज को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे किसी चीज के लिए, किसी न किसी रूल की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी बेस से हम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह फिजिक्स को भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ नियम कानून होंगे। बिना नियम कानून के तो कुछ होगा नहीं। जैसे अगर हम घर में रह रहे हैं, तो हम घर में भी रहने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम घर में रहने के लिए उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है पनिशमेंट मिल जाए। तो इसलिए फिजिक्स को भी कैलकुलेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, बिना रूल के हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो फिजिक्स को भी आगे बढ़ने के लिए एक नियम की जरूरत है, और इसलिए ये टर्म आया है फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी को? तो फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। तो हम यहां पर लिखेंगे द क्वांटिटी दैट कैन बी measured with the help of law of फिजिक्स। तो एक ऐसा क्वांटिटी
जिसको हम मेजर करेंगे, मापेंगे। मापना जरूरी है, बिना मेजरमेंट के कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। मापेंगे विद द हेल्प ऑफ, यानी किसकी मदद से, लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी यहां पर किसी अदर नियम के बजाय क्या आएगा, फिजिक्स के कुछ नियम आएंगे, फिजिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे, फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, फिजिक्स के कुछ कंडीशंस आएंगे। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम मेजरमेंट करेंगे तब हम क्या कहेंगे, उसको फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से आगे मेजर करेंगे फिजिक्स के लॉ के हेल्प से। तो अभी अकॉर्डिंग टू आपके क्लास 9th के टर्म में अगर हम लेके चलेंगे तो हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है। इस 3 फिजिकल क्वांटिटी से हमारा आपका जो भी टॉपिक्स है उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन फर्दर आगे अगर आप 11th की बात करें तो वहां पर जाएंगे तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है मास, फिर आएगा लेंथ, फिर आएगा टाइम, फिर आएगा करंट। करंट जिसको एम्पेयर का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स के टर्म में तोड़ेंगे, मास, लेंथ, टाइम 3 हो गया, करंट 4 हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 5 हो गया, फिर टेम्परेचर। ठीक है, एंड मोल्स के टर्म में तोड़ेंगे तो ये टोटल 7 हो। इन 7 की जरूरत होती है हमें फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने की। वैसे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्मिनोलॉजी जिस तरह से फर्दर क्लासेस में आप बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंज होता रहता है। तो उसके लिए हमको जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको क्लियरली होता जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हमारे लिए जरूरी है 3 टर्मिनोलॉजी। इसके बेसिस पर हम 9th क्लास के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म है और आगे बढ़ने वाले हैं, जो आगे जाके यूनिट के टर्म में हम पढ़ेंगे, उसको मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में चलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे और किसी चीज को ध्यान से आप समझेंगे। अगर एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को आप दोबारा प्ले करेंगे, दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे। फिजिक्स किसी चीज को बहुत आराम से देखेंगे, अगर पहली बार में समझ में नहीं आए तो आप उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में कीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मास, लेंथ, टाइम, तो MLT अगर आप ध्यान से समझेंगे तो साइड में लिख लेंगे आप MLT, यानी फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो टर्म में कैलकुलेट हो रहा है MLT के फॉर्म में, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ एक तरीका लेंगे, एक वे लेंगे, जिस वे को हमने नाम दिया गया है फिजिक्स के टर्म में सिस्टम। एक सिस्टम यानी एक वे, एक तरीके से जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको नाम दिया जाएगा सिस्टम। तो पहला सिस्टम हमारा है MKS सिस्टम। किसी चीज को आराम से समझेंगे, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करेंगे और उस डाउट का क्लैरिफिकेशन करना मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है? चलिए, तो MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या होता है, तो हम जब भी तोड़ेंगे हर बार तो हम इसको MLT के टर्म में तोड़ेंगे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मीटर में हो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम में हो और उसका टाइम सेकेंड में हो। ध्यान से समझेंगे फिर से, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मीटर में होगा कैलकुलेट, जब उस ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम में होगा, एंड देन उस ऑब्जेक्ट का टाइम सेकेंड में कैलकुलेट होगा, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये किस सिस्टम में कैलकुलेट किया जा रहा है, MKS सिस्टम में कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जांपल्स फर्दर हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन को समझना है। ये आपके सिलेबस में या किसी बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, पर इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे सारे SI यूनिट्स आएंगे। ठीक है, जैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और बाकी जो टर्मिनोलॉजी है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया है, तो जब तक इसको आप जानेंगे नहीं तब तक आप आगे समझ नहीं पाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले टर्म समझा है MKS सिस्टम। अब इसके आगे का टर्म समझते हैं। अब इसके आगे के टर्म में हमारा एक दूसरा टर्म आएगा, जिस दूसरे टर्म को हम कहेंगे CGS सिस्टम।
अब सेम वही चीज है, जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ सेंटीमीटर में हो, जब उस ऑब्जेक्ट का मास ग्राम में हो, एंड उस ऑब्जेक्ट का टाइम सेकेंड में हो, क्योंकि सेकेंड टाइम का एक यूनिट सबसे छोटा सेकेंड दिया गया और मेजरमेंट करने का तरीका, और वो सेकेंड ही है सबसे छोटा। तो फिर से समझेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया जाए, उस ऑब्जेक्ट का मास ग्राम में कैलकुलेट किया जाए, एंड उस ऑब्जेक्ट का टाइम सेकेंड में कैलकुलेट किया जाए, तब हम उस टर्म को कहेंगे कि दिस टर्म इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। ध्यान रखेंगे इस बात को, सीजीएस सिस्टम। थर्ड टर्म में आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सेम वही चीज है, क्राइटेरिया, जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ हम फुट में मापेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट का मास हम पाउंड में मापेंगे, एंड उस ऑब्जेक्ट का टाइम सेकेंड में लेंगे। कैलकुलेशन फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ फुट में हो, मास पाउंड में हो, एंड टाइम सेकेंड में हो, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट। एंड जब आप फॉरेन में जाइए या फिर आपने रेसलिंग देखा होगा WWE, वहां पर जब अनाउंसमेंट होता है कि दिस रेसलर इज कमिंग हुज वेट इज 430 pound, 300 pound, 320 pound, then mass will be calculated in pound and time will be calculated in second. Then this system is calculated in terms of FPS system. FPS system के टर्म में हम उसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीनों टर्म के बाद एक वर्ड आता है, जिस वर्ड के बारे में समझना हमें बहुत जरूरी होता है। वो वर्ड दिया है यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो देखिए, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। बिना स्टैंडर्ड के हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे अभी आप क्लास 9th में आपने इंटर किया है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? आप बोल सकते हैं आई रीड इन क्लास 9। फिर आप ये भी कह सकते हैं मैं स्टैंडर्ड 9th में पढ़ता हूं। यस मींस आप किसी और से एक स्टैंडर्ड ऊपर हैं और किसी और से एक स्टैंडर्ड नीचे हैं, किसी और से पूरे 8 स्टैंडर्ड ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब आपके क्लास का, यानी आपके मेंटल लेवल का, आपके पढ़ने के तरीके का एक स्टैंडर्ड घोषित किया गया है, कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट किया गया है। वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? 8 से ऊपर, यानी आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए। यानी हम यहां लिख सकते हैं टू मेजर या फिजिकल क्वांटिटी वी टेक अ स्टैंडर्ड। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड लेना होगा। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड यूनिट। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी टेक अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। ध्यान रखिएगा, इस यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास तो 3 सिस्टम पहले से मौजूद है। अब दिक्कत क्या हो रहा था हमारे, अब इंडिया की बात कीजिए, हमारे एंशिएंट टाइम में आप अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। हमारे जमाने में जो बहुत पहले का टाइम हुआ करता था, उस टाइम में केजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, चलता था सेर। आप पूछेंगे आपको पता चलेगा कि केजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त क्या चलता था? सेर चलता था। दैट सेर विल बी 840 to 850 ग्राम। दैट मीन्स 1 केजी को 850 ग्राम में ही कैलकुलेट किया जाता था। क्लियर है? इस बात को समझिए। अब समझिए कि कितना प्रॉब्लम है बात। जैसे मान लीजिए वीएस की जरूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए ये रुपया है एंड ये डॉलर है। ठीक है, हम एक ओवर एस्टिमेट लेके चलते हैं, मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, कि अगर 80 रुपए इक्वल टू 1 डॉलर है, ये इम्बैलेंस है। अब जब ये इम्बैलेंस होगा तो ये इंडिया से जाने वाले जो अमेरिका जाएंगे वो तो बेचारे गरीब रहेंगे। उनको तो 1 डॉलर, यानी मान लीजिए 1 डॉलर का एक टॉफी मिल रहा है, तो उस एक टॉफी खरीदने के लिए उन्हें 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन वहां से कोई पर्सन अगर इंडिया आ रहा है तो उस 1 डॉलर में ही हो सकता है वो भरपेट खाना खा ले। इंडिया में हो सकता है किसी छोटे से रेस्टोरेंट या ढाबे में बैठ करके वो पूरा खाना खा सकता है। आप सोचिए कितना इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए फिजिक्स में क्या किया गया, हर एक टर्म के लिए
एक स्टैंडर्ड डाला गया, स्टैंडर्ड डाला गया, ठीक है। जब उस स्टैंडर्ड को डाला गया ताकि पूरे सिस्टम में वो इम्बैलेंस नेचर जो है वो ना रहे, तो जब उस सिस्टम को डाला गया तो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया गया, ठीक है। जो इंटरनेशनल यूनियन में जो फिजिक्स के जो जाने माने लोग होंगे उन्होंने इस यूनियन को बनाया होगा, यूनियन को बनाने के बाद उन्होंने वो स्टैंडर्ड दिया होगा, इस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया यूनिट। और जब इस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया पर लागू कर दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, आप जो बोल सकते हैं, दैट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यानी इस यूनिट, इस स्टैंडर्ड को क्या किया गया, यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड पे लागू किया गया ताकि हर पर्सन कहीं भी कुछ भी कैलकुलेट हो उस यूनिट को नहीं छोड़ सकता। जैसे अगर चाइना में भी कोई प्रोडक्ट बना है और वो हमारे इंडिया में आ रहा है, ऑब्वियसली आता ही है, तो अगर कुछ भी लिखा है चाइनीज में, कुछ भी, वैसे तो चाइनीज में समझ में आती नहीं है, कुछ भी आरा टेरा लिख देते हैं, तो कुछ भी लिखा हुआ है लेकिन वहां पर केजी जरूर लिखा होगा, केजी जरूर लिखा होगा। मान लीजिए मीटर है तो मीटर जरूर लिखा होगा, लीटर है तो लीटर जरूर लिखा होगा, मिलीलीटर लिखा होगा, ताकि हम समझ पाए कि कुछ भी नहीं हमने समझ पाया। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो एक 1 जरूर लिखा होगा या 2 या 0.5 या 100 ग्राम, कुछ भी लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे दिस पैकेट वेट इज अप्रोक्स, ठीक है, एक्यूरेटली 100 ग्राम। क्लियर है? तो ये था आपका आज का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूं। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम नेचर में होने वाली हर घटना जिसका स्टडी करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं, एक्सेप्ट लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को छोड़ करके। फिर हमने टर्म कैलकुलेट किया था, समझा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसको फिजिक्स के लॉ के हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टोटल 60 टर्म हमने बात किए, लेकिन जरूरत हमें किस चीज की है? सिर्फ 3 की। इस 3 में क्या डाला गया? MLT डाला गया, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम कैलकुलेट किया, MKS, फिर CGS, फिर FPS, एक उसके बाद यूनिट आया, देन SI यूनिट आया। MKS हमने क्या कैलकुलेट किया? जब भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मीटर में हो, मास किलोग्राम में हो एंड टाइम सेकेंड में हो, देन दैट सिस्टम विल बी MKS सिस्टम। जब इस ऑब्जेक्ट का लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम एंड टाइम सेकेंड, तब वो सिस्टम क्या हो जाएगा? CGS सिस्टम। फिर उस ऑब्जेक्ट का लेंथ फुट में, मास पाउंड में एंड टाइम सेकेंड में, तब वो सिस्टम क्या हो जाएगा? FPS सिस्टम। और इन तीनों सिस्टम में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसीलिए हमारे फिजिक्स के जो जानकार, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया, हर टर्म को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड दिया, दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, ठीक है। और जब उस यूनिट को पूरा यूनिवर्सली लागू कर दिया गया पूरे सिस्टम पे, पूरी वर्ल्ड पे, ताकि सब चीज यूनिफॉर्म तरीके से काम कर सके, तब हम उसको बोलते हैं SI यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आए या समझने में कोई दिक्कत हो गई होगी, प्लीज आप कमेंट करें एंड उस वीडियो को आप 1 से ज्यादा बार देखें। अगर पहली बार आप इस चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज को आप 1 से ज्यादा बार देखें। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड comment and subscribe my channel, that is Vigyan, the path of success. Okay, thank you.